Students, let's start with chapter first, chemical reaction, revision and outline of chapter chemical reaction. ठीक है, कौन कौन से पार्ट्स हैं इसके और अब आपको लास्ट में कैसे प्रिपेयर करना है ये देखना है। सबसे पहले सबसे इसका बेस्ट ट्रिक है, अगर आपको चैप्टर अच्छे से आता है तो आपको जितनी भी केमिकल रिएक्शन इस चैप्टर में दी हुई है ना, सिर्फ इसी चैप्टर की, वो सारी एक पेज पे नोट डाउन कर लेनी है। कौन से टॉपिक में दी हुई है वो भी, है ना। सपोज करो यहाँ पे हम करते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन में जो जो टॉपिक दिए हुए हैं, जैसे डिस्प्लेसमेंट है तो उसके नीचे जो बुक की रिएक्शन है वो लिख लेनी है ना। इससे क्या होगा, पूरा जो चैप्टर है उसकी केमिकल रिएक्शन आपके पास है, 2 पेजेस में आपकी केमिकल रिएक्शन हो जाएगी और उसी रिएक्शन में से पेपर में आएगा। कोई भी केमिकल रिएक्शन इनकम्प्लीट है, कंप्लीट करने के लिए या फिर बैलेंस करने के लिए इस जो बुक का सेक्शन है उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो एक ये काम करना है आपको रिवीजन में, जितनी भी केमिकल रिएक्शन है पूरे चैप्टर में बुक के अंदर जो दी हुई है उसका टॉपिक और रिएक्शन लिखने हैं, है ना। अगर सिर्फ रिएक्शन लिख लोगे वो किससे रिलेटेड है वो फिर इनकम्प्लीट हो जाएगा, तो उससे रिलेटेड जो टॉपिक दिया हुआ है वहां पर, जैसे एक्सोथर्मिक की रिएक्शन दी हुई है तो उसके नीचे वो ही केमिकल रिएक्शन जो बुक में है वो आपको लिख लेनी है। ठीक है, एक ये सबसे इंपॉर्टेंट काम करना है, तो चैप्टर आपका ऑलमोस्ट फिनिश हो जाएगा। क्योंकि अगर एग्जाम में पूछते हैं तो कैसे पूछेंगे, जो बुक की रिएक्शन है उसको कंप्लीट करना है, या ये रिएक्शन क्या डिनोट करती है। सबसे इजी टाइप की क्वेश्चन है कि रिएक्शन दिया हुआ है और पूछे कि विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस, है ना। तो आपको उसमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है। ठीक है, तो ये हो गए आपके 2 टाइप के क्वेश्चन, आइडेंटिफाई के और बैलेंस और कंप्लीट के, है ना। कंप्लीट में भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड जैसे हमने किया है सेक्शन में लास्ट, इतनी कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन नहीं आएगी। इसमें जो रिएक्शन दी हुई है वही कंप्लीट करने के लिए आती है। बैक एक्सरसाइज कंपलसरी सबको अपनी नोटबुक में करनी ही है ना, क्योंकि 70% पेपर बैक एक्सरसाइज में से हो जाता है। बैक एक्सरसाइज में जैसे सपोज करो ऐसे क्वेश्चन दिए हुए हैं कि व्हेन मैग्नीशियम और मैग्नीशियम रिबन ड्रॉप इन और कीप इन रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऐसे सेंटेंस में दिए हुए, तो आपको उसको केमिकल रिएक्शन में कन्वर्ट करना आना चाहिए। मैग्नीशियम रिबन बोले चाहे मैग्नीशियम पार्टिकल कुछ भी बोले, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड मींस आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर मेटल के एसिड के साथ रिएक्शन हो रही है। तो ये होते हैं 3rd टाइप के क्वेश्चन जो आपकी बुक की पीछे की एक्सरसाइज में दिए हुए हैं। सेंटेंसेस को केमिकल रिएक्शन में कन्वर्ट करना बहुत ईजी होता है ना। सो अब व्हेन दिस रिएक्शन कंप्लीट व्हाट विल हैपन, तो आपको इसमें सेंटेंस में लिखना पड़ेगा मैग्नीशियम क्लोराइड फॉर्म एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड। ठीक है, तो एक बार सेंटेंस में लिख दिया और उसके बाद ये रिएक्शन लिख दी और इसको कंप्लीट कर दिया, ये हो गया कंप्लीट। तो हाइड्रोजन 2 क्लोरीन बाकी सब कंप्लीट। ठीक है, तो जब भी आप केमिकल रिएक्शन ऐसे सेंटेंसेस को कंप्लीट करके लिखोगे उसको आपको बैलेंस करना कंपलसरी है, चाहे एग्जाम में बताया हो या नहीं बताया। ठीक है, तो ये हो गया सेंटेंसेस को केमिकल रिएक्शन में कन्वर्ट करना। अब पूरे चैप्टर्स के 4 पार्ट्स हैं, है ना। इसको कैसे समझ लेते हैं फटाफट। 4 पार्ट्स मतलब इफेक्ट, मतलब हाउ यू विल आइडेंटिफाई दैट केमिकल रिएक्शंस आर कंप्लीटिंग, और ये इसमें आएगा completion of chemical reaction means how you will identify that chemical reaction take place। आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, फिजिकल नहीं हो रही है ना। उसके लिए फर्स्ट टॉपिक है, फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ रिएक्शन, और उससे पहले आता है बैलेंस ऑफ रिएक्शन। ठीक है, बैलेंस जनरली क्या होगा, इजी पेपर में सिर्फ बैलेंस करने के लिए आएगा, कंप्लीट नहीं आता है ना। और उसके बाद आता है टाइप्स और उसके बाद आती है इफेक्ट। पूरा चैप्टर इन 4 टॉपिक्स में कंप्लीट हो जाता है। बैलेंस वाले सेक्शन में स्टेप्स ऑफ बैलेंसिंग रिएक्शन दिया हुआ जो कभी भी एग्जाम में नहीं पूछेंगे, है ना। कभी भी ऐसा नहीं पूछेंगे कि हाउ यू विल कंप्लीट अ केमिकल रिएक्शन। इसमें कुछ स्टेप्स दी हुई है और अगर आपको नंबर्स याद रखने से 4-5 स्टेप्स हैं तो आप उसमें तो चेंजेस कर सकते हो। 4 स्टेप्स दी हुई, तो ऐसा नहीं कि बुक की आपको 4 स्टेप भी लिखनी है। बहुत रेयर केस में ही ये क्वेश्चन आएगा कि हाउ यू विल या राइट स्टेप्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो ये सेक्शन इसमें है। अब कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन मींस हाउ रिएक्शन टेक प्लेस या हाउ अ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। उसका एक एग्जांपल देखते हैं हम, ये कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे चेंजेस होते हैं
जिसकी वजह से हमको ये पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कलर चेंज। दो केमिकल आपने मिक्स किए और जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन मिला है या जो प्रोडक्ट है उसका कोई डिफरेंट ही कलर हो गया है, तो उससे ये प्रूव होता है कि यहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है। ठीक है, तो एक तो होता है कलर चेंज, दूसरा होता है टेम्परेचर चेंज। ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो जैसे ये तो सिंपल हमारे वॉशिंग पाउडर को आप या फिर जो लाइम होता है उसको पानी में डालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिवॉल्व होती है और जो कंटेनर होता है वो गर्म हो जाता है। ये क्या, ये भी एक केमिकल रिएक्शन का सिंबल है, यानी आइडेंटिफिकेशन है कि इफ देयर इज अ चेंज इन टेम्परेचर ऑफ केमिकल रिएक्शन और द कंटेनर इन विच केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस द रिएक्शन विल बी केमिकल रिएक्शन, है ना। बहुत इजीली आप घर में भी देख सकते हो। कोई चीज अगर जैसे वॉशिंग पाउडर सिंपल, उसको भी आप अगर पानी में डिजोल्व करोगे तो अभी तो बहुत माइन्यूट, लेकिन आपको जो कंटेनर है वो थोड़ा सा वार्म फील होता है। या इससे भी इजी करना है तो हाथ में अगर वॉशिंग पाउडर लिया, पानी उसको डाला और उसको थोड़ा सा रब करोगे तो भी आपको थोड़ा वार्म लगेगा। तो वो भी एक कंप्लीशन यानी केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंट करता है इफ देयर इज एनी चेंज इन टेम्परेचर। फिर क्या होता है, सपोज करो स्टेट चेंज होती है। आपने दो लिक्विड लिए थे लेकिन जैसे उनको मिक्स किया सॉलिड हो गए, है ना। क्या सॉलिड लिए थे, एक सॉलिड लिया था एक दूसरा सॉल्यूशन लिया था, और आप देख रहे हो कि धीरे धीरे जो वो सॉल्यूशन है वो थोड़ा विस्कस यानी थोड़ा सा उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी हार्ड हो रही है ना। तो वो भी एक केमिकल रिएक्शन होती है जिसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं उसकी फिजिकल स्टेट में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो स्टेट चेंज भी हो सकता है। फिर स्मेल, ये भी केमिकल रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन होता है। जैसे कार्बन कंपाउंड में कार्बन कंपाउंड में एक रिएक्शन थी, जब हम उसको रिवाइज करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एल्कोहल को एसिड में मिक्स करते हैं, है ना। कौन सा एल्कोहल को, इथाइल अल्कोहल को एसिटिक एसिड में मिक्स करते हैं और जब उसको स्मेल करते हैं तो एप्पल जैसी स्मेल आती है, यानी फ्रूटी स्मेल आती है। दोनों में नहीं होती, विनेगर की अलग स्मेल होती है, अल्कोहल की अलग स्मेल होती है, लेकिन जब हम दोनों को मिक्स करते हैं तो एक एप्पल यानी फ्रूटी स्मेल होती है। तो वो जो स्मेल यानी ऑर्डर होता है वो भी किसी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है विद देयर इज अ चेंज इन ऑर्डर ऑफ द प्रोडक्ट। और कंपोनेंट्स के जो ऑर्डर है उससे प्रोडक्ट का जो ऑर्डर है वो बिल्कुल डिफरेंट है। फिर यहीं पर कहा जाता है इवोल्यूशन ऑफ गैसेस। अगर आप देख रहे हो कि जैसे हमने कुछ कंपोनेंट को मिक्स किया तो डिफरेंट टाइप की वेपर्स या गैस या स्मोक ऐसा रिलीज हो रहा है, तो उसको भी आप केमिकल रिएक्शन से डिनोट करोगे कि देयर इज इवोल्यूशन ऑफ सम गैसेस और वेपर और स्मोक लाइक सब्सटेंसेस, सो देयर मस्ट बी अ केमिकल रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस एंड सम डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज फॉर्म, है ना। ये एलिमेंट और कंपाउंड के डिफरेंस में भी आता है कि अगर एलिमेंट्स को मिक्स किया है और एक कंपाउंड बना है तो उस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज एलिमेंट की प्रॉपर्टीज से बिल्कुल डिफरेंट होती है। ठीक है, तो व्हाट इज केमिकल रिएक्शन एंड अ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस डिनोटेड बाय दीज इंस्टेंसेस और स्टेट्स, है ना। ये डिफरेंट टाइप के जो इंस्टेंस होते हैं केमिकल रिएक्शन में, उससे पता चलता है कि रिएक्शन जो है वो केमिकल है और जो सब्सटेंस है, जो कंपोनेंट है, वो मिक्स होके कोई डिफरेंट कंपाउंड बना रहे हैं। ठीक है, फिर आते हैं हम बैलेंस ऑफ रिएक्शन पे। जैसा मैंने बोला कभी भी स्टेप्स नहीं पूछेंगे, दिया हुआ है जिनको समझना है, और वैसे भी वो स्टेप्स ऐसी हैं जिनको आप पढ़ोगे तो आप जितना केमिकल रिएक्शन जानते हो वो भी भूल जाओ। कुछ अजीब तरह से है। हम केमिकल रिएक्शन बैलेंस क्यों करते हैं? इट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई और वेयर इज द नीड टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो 9th में हमने दो रूल पढ़े थे, कंजर्वेशन ऑफ मास और वी कैन से केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ मास, है ना। ऐसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन ऑफ मासेस के 2 रूल्स थे। उसमें ये था कि जो नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट आर ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोडक्ट होना चाहिए, है ना। रिएक्टेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट। आपको बताइए कि जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है वहां पर उसको रिएक्टेंट बोलते हैं और जो राइट हैंड साइड है वहां पर एरो करके जो प्रोडक्ट केमिकल्स लिखते हैं उनको प्रोडक्ट बोलते हैं। तो इट इज अ रूल दैट नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट साइड मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट साइड, है ना। अब नंबर ऑफ एटम की क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है हम सिंपल रिएक्शन से कर लेते हैं। जैसे सपोज करो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को
कंबाइन करते हैं तो अमोनिया बनता है। ठीक है, टू रिएक्शन, टू कंपोनेंट्स है इसमें, यानी टू एलिमेंट्स हैं, टू मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन गैस का और नाइट्रोजन गैस का, और दोनों मिलके अमोनिया गैस फॉर्म करते हैं, है। तो इसमें हम एटम्स इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम जब बैलेंस करते हैं तो हम एटम्स को बैलेंस करते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखते हो 2 नाइट्रोजन है और 2 हाइड्रोजन है, ठीक है, लेकिन आप यहाँ देखोगे तो 1 नाइट्रोजन है और 3 हाइड्रोजन है। दैट मीन्स ये टोटल इसका कंप्लीट है। जैसे 2 + 2 4 और 3 + 1 4, ये तो कंप्लीट है, लेकिन नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पर बैलेंस नहीं है। टोटल इनका कंप्लीट है क्योंकि देयर इज अ कंजर्वेशन ऑफ मास लॉ। ये किसी भी केमिकल रिएक्शन में नंबर जो टोटल एटम्स होते हैं वो हमेशा कंजर्व रहते हैं, चाहे वो गैस बन के इवॉल्व हो जाए या, है ना, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड होती है तो उसकी भी हम एटम काउंट करते हैं, तो टोटल एटम जो है वो 4 और 4 मतलब इक्वल होने चाहिए। लेकिन इंडिविजुअल नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस नहीं है, तो वो भी बैलेंस होने चाहिए, इसलिए हम केमिकल रिएक्शन बैलेंस करते हैं। सो देयर इज a need of chemical reaction balance because there is a conservation of mass और total number of atom in a chemical reaction is constant, है ना, एक constant number रहता है। और दूसरा एक important factor है chemical reaction balance का, सारा आपके बुक में दिया हुआ है। chemical reaction balance होने से हमको ये पता चलता है कि what is the proportion of mass of component which are taking or which are making product। एक मास प्रोपोर्शन का भी हमने एग्जाम्पल देखा था 9th में। सपोज करो यही सेम एग्जाम्पल लेते हैं हम हाइड्रोजन का, तो ऐसा एग्जाम्पल बनता है, ये, हाँ ठीक है, तो हमने ये अब यहाँ पर नाइट्रोजन 2 है, इसको 2 किया है यहाँ पर, तो ये इस तरह से बैलेंस हो जाती है रिएक्शन, है ना, ये बैलेंस है। अब इस रिएक्शन से आपको ये भी पता लगेगा कि इन व्हाट प्रोपोर्शन कंपोनेंट्स आर रिएक्टिंग। इन व्हाट प्रोपोर्शन मतलब इन व्हाट रेशियो। तो आप इसको मोल में भी एक्सप्लेन कर सकते हो कि व्हेन 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विद 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन इट गिव्स 2 मोल ऑफ अमोनिया, है ना। तो ये रिएक्शन बैलेंस करने का एक ये भी बेनिफिट होता है कि जो मोल प्रोपोर्शन है, इन हाउ मच अमाउंट केमिकल कंपोनेंट्स आर रिएक्टिंग, ये भी हमको, हाउ मच केमिकल कंपोनेंट्स आर रिएक्टेड एंड हाउ मच प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, ये भी हमको पता चल जाता है कि कितने कितने रेशियो में केमिकल रिएक्शन जो कंपोनेंट्स हैं वो रिएक्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो बैलेंसिंग 2 क्वेश्चन हो गए, एक तो बैलेंस द केमिकल रिएक्शन, दूसरा वेयर इज द नीड ऑफ बैलेंसिंग रिएक्शन। तो 2 नीड्स इसमें आपको बतानी है। इट गिव्स द आइडिया ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ मास और रेशियो ऑफ components which are reacting and forming product, and second, number of atom must be equal to must be equal in reaction and product side, so reaction should be complete or balanced। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, सबसे इजी टाइप के क्वेश्चन जिसपे बनते हैं, टाइप ऑफ रिएक्शन। अब इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, कई बार स्टूडेंट्स होते हैं वो मतलब जैसे मैं बताती हूँ, अभी मैं अगर सिंपल आपको केमिकल रिएक्शन बताती हूँ तो यहाँ पर हमारे 3 टाइप की रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, 4 हो जाएंगे, डिकम्पोजिशन, फिर डिस्प्लेसमेंट और ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, जिसको कंबाइन करके रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं, ना। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं उनको रिडॉक्स ही आएगा, पूरा अलग अलग बोलने की जगह उसको हम रिडॉक्स रिएक्शन बोल देते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन एंड रिडॉक्स रिएक्शन। अगर आपको कभी भी आप हायर स्टैंडर्ड में जाओ तो ये 4 टाइप की केमिकल रिएक्शन ही होती है। ऐसा रेयर केस में पूछेंगे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिएक्शन, ऐसा नहीं पूछेंगे एग्जाम में, लेकिन फिर भी ऐसा नंबर पूछ लेते हैं तो आपको 4 नहीं लिखना है, क्योंकि आपके बुक में जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है इसके भी मतलब एक्चुअल में तो क्या होता है कि डिस्प्लेसमेंट के 2 टाइप होते हैं, मोनो डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट, है। लेकिन हमारी बुक में अलग अलग दिया हुआ है, एक तो डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ और दूसरा डबल डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ। तो जब भी अगर मान लो रेयर केस में ऐसा पूछ लिया कि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ
रिएक्शन या हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिएक्शन, तो आपको 5 नंबर लिखने के हैं। बुक में ऐसे ही टॉपिक में दिए हुए 5। लेकिन मैंने बताया ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछते हम, सिंपल इसी वे में पूछे अगर पढ़ते हैं तो हमारे पास ये रिएक्शंस हैं, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट एंड ऑक्सीडेशन रिडक्शन। इससे पहले फिर टाइप्स में नहीं आएगा, लेकिन दी हुई है और 2 रिएक्शन, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक, है ना। इस पे बहुत क्वेश्चन पूछे हुए हैं बोर्ड में, तो आपको मैंने जैसा बताया कि आपको हर टॉपिक के नीचे केमिकल रिएक्शन लिख लेनी है। लास्ट ईयर इस पे क्वेश्चन पूछा हुआ था, लाइम वाला क्वेश्चन, कि ये कौन सी रिएक्शन है, तो एक्सोथर्मिक है। अगर लाइम को हम वाटर में डालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होती है, वो आएगा नेक्स्ट चैप्टर में। और जो कंटेनर होता है, यानी जो रिएक्शन हो रही होती है, तब उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाता है ना। तो ये जो पार्ट है एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, और ये सारी जो रिएक्शन है, इनके नीचे आपको जो बुक में जितनी भी रिएक्शन दी हुई है वो सारी लिख लेनी है ना। तो आपका चैप्टर सारा कंप्लीट हो जाएगा, उसमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ केमिकल रिएक्शन सेपरेट कर लो, क्योंकि थियरी तो है ही नहीं इस चैप्टर में, है ना। आप अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर सकते हो रिएक्शंस को। तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ रिएक्शन में हम ये भी कंसीडर कर लेते हैं, लेकिन मैंने जैसा बताया मेन जो टाइप्स है वो 4 ही है ना, और आपके बुक के अकॉर्डिंग 5। ये टाइप्स में नहीं होते, ये रिजल्ट ऑफ रिएक्शन है। कि मान लो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, उसमें 2 कंपोनेंट को कंबाइन करने से टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो वो रिएक्शन क्या कहलाएगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगी, ठीक है। और मान लो कोई ऐसी रिएक्शन है जैसे आपको हीट करना पड़ रहा है या टेम्परेचर देना पड़ रहा है ना, तो वो रिएक्शन क्या कहलाएगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। ओके, तो थर्मिक मतलब थर्म जो वर्ड है ऑब्वियसली वो टेम्परेचर से रिलेटेड है। इसको कई बार ना एनर्जी से कुछ लोग कंफ्यूज करते हैं कि अगर मान लो एटीपी जैसे रेस्पिरेशन की बात करते हैं, ये एग्जांपल तुम्हारी बुक में भी दिया हुआ है कि रेस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ब्रेक हो जाता है ना। इसको ही रेस्पिरेशन बोलते हैं, सेल्यूलर रेस्पिरेशन, व्हेन 1 मोल ऑफ ग्लूकोज changes into carbon dioxide and water and some amount of ATP is formed which is dependent on need of oxygen or anaerobic respiration, ठीक है। तो ये जो ATP फॉर्म होता है इसको एनर्जी, दिस इज एनर्जी, है ना। ये जो एनर्जी है इसको अगर मान लो बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो उसको आप एक्सोथर्मिक भी कह सकते हो, है ना। लेकिन यहाँ पर देखो जो एक बड़ा मॉलिक्यूल है वो छोटे मॉलिक्यूल में टूट रहा है, लेकिन तो ये कौन सी वाली रिएक्शन हो जाती है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। जनरली मैंने वर्ड यूज किया है, जनरली डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्योंकि बड़े मॉलिक्यूल छोटे में ब्रेक हो जाते हैं, है ना, इसलिए वहां पर एनर्जी रिलीज होती है। लेकिन अगर आपको छोटे छोटे मॉलिक्यूल को कंबाइन करके बड़ा मॉलिक्यूल बनाना है तो आपको बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी, हीट देनी पड़ेगी। जैसे एक सिंपल एग्जांपल है, अगर कार्बन और हाइड्रोजन को कंबाइन करते हैं तो वहां पर मीथेन गैस बनती है, छोटे मॉलिक्यूल है, एक बड़ा मॉलिक्यूल बन रहा है, तो यहाँ पर हमको हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, या कोई भी रिएक्शन के लिए कुछ रिएजेंट चाहिए। अब इसी रिएक्शन का रिवर्स आप देखते हो फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, सॉरी वाटर, है ना, कंबाइन होते हैं और यहाँ पर क्या यूज होती है, सनलाइट यूज होती है और क्लोरोफिल यूज होता है और ग्लूकोज बनता है। तो ये इसके अपोजिट रिएक्शन है, लेकिन यहाँ पर ये जो सनलाइट है ये किसका काम कर रही है, हीट का काम कर रही है, जो इस रिएक्शन को कंबाइन होने में हेल्प करेगा। तो छोटे मॉलिक्यूल जब कंबाइन होते हैं तो जनरली बाहर से रिएक्शन हमको करवानी पड़ती है, हीट देनी पड़ती है या कुछ कैटलिस्ट यूज करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाती है ना। तो इन जनरल तुम्हारी बुक में भी ऐसे एग्जांपल दिए हुए हैं, कोई बड़ा मॉलिक्यूल, जैसे कॉम्बिनेशन का एग्जांपल क्या होता है, कोई भी छोटे मॉलिक्यूल जो होते हैं वो कंबाइन होके एक बिग मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं, है ना, इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। इस रिएक्शन के लिए जनरली हीट हमको देनी पड़ती है, या कोई भी रिएक्शन करवाने के लिए हमको बाहर से टेम्परेचर, हीट कुछ भी देना पड़ेगा। तो ये रिएक्शंस जनरली एंडोथर्मिक रिएक्शन होती हैं। और डिकम्पोजिशन में कोई बड़ा मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल में ब्रेक हो जाता है, इसलिए वो रिएक्शन कैसी होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। अब एक क्वेश्चन है जो आपके
बोर्ड की बुक में दिया हुआ है व्हाई रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो उसमें क्या करना पड़ेगा, जब भी केमिकल रिएक्शन की बात करें, पूरी कहानी लिखने की जगह केमिकल रिएक्शन लिख दो। आपको पता है एक रेस्पिरेशन क्या होता है, सो आप ये लिख सकते हो, दिस इज सेलुलर रेस्पिरेशन इन विच a big glucose molecule broken down into carbon dioxide and water. This is an example of decomposition reaction because in this reaction one big molecule is decomposing or breaking into two small molecules. That's why it is an exothermic reaction where ATP is released in the form of heat. ठीक है, तो ये प्रूव हो गया कि रेस्पिरेशन जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है ना। तो ये हो गए कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन। अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट, और आपकी बुक में दिया हुआ है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसको एक एक्टिविटी से एक्सप्लेन किया हुआ है। ये एक्टिविटी मेटल नॉन मेटल वाले चैप्टर में भी आती है ना, कि एक मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस करेगी या नहीं करेगी। सिंपल एग्जांपल, मैग्नीशियम की रिएक्शन अगर आप जिंक सल्फेट से करवाते हो तो एस ब्लॉक के जो एलिमेंट है, जिसमें आपके जो एग्जाम्पल कॉमन काम आते हैं पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फिर लिथियम, है ना, शुरू के सारे एग्जाम्पल, रूबिडियम, सीजियम तक हम नहीं जाते। ये सारे जो एलिमेंट है हमेशा बाकी जितनी भी मेटल्स हैं उससे हमेशा ज्यादा रिएक्टिव होंगे, है ना। तो अगर सपोज करो ये जो एक्सपेरिमेंट आपकी बुक में कॉपर सल्फेट के दिए हुए हैं, जिंक के भी दिए हुए हैं, आयरन और कॉपर का भी दिया हुआ मेटल वाले चैप्टर में, लेकिन हम इससे डिस्प्लेसमेंट समझ सकते हैं मोनो और डबल। तो देखो मैग्नीशियम, बिकॉज मैग्नीशियम इज रिएक्टिव इन कंपैरिजन टू जिंक, सो इट इजीली डिस्प्लेसेस जिंक एंड द प्रोडक्ट विल बी मैग्नीशियम सल्फेट एंड जिंक। क्योंकि एक एटम ने दूसरे एटम को डिस्प्लेस किया है, इसलिए ये वाली जो रिएक्शन हो जाती है वो क्या हो जाती है, मोनो डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और इसके लिए कंपल्सरी है, इन अ मोनो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन reaction will proceed only in case where one metal is more reactive in comparison to the salt of other metal। इसको क्या बोलोगे आप, salt of other metal। ठीक है, तो ये हो गया रिएक्शन। अगर इसी के रिवर्स में दूसरी रिएक्शन होती, जैसे कॉपर प्लस मैग्नीशियम सल्फेट होता है ना, तो ये रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं करती, है ना। और कलर की बात करें तो बुक में जैसे मैंने आपको बोला है कि जब आप रिएक्शन लिखोगे तो वहां पर आप ये चीज पढ़ोगे, सारी रिएक्शन लिखने के बाद आपको पता चल जाएगी कौन कौन से कलर बुक में दिए हुए हैं। अब ये जो कॉपर होता है वो ब्लू कलर का होता है। अब इसमें ये पूछेंगे कि ब्लू इस कॉपर पे क्या इफेक्ट होगा, सो देयर विल बी नो इफेक्ट इन दिस रिएक्शन बिकॉज मैग्नीशियम इज हाईली रिएक्टिव इन कंपैरिजन टू कॉपर, इसलिए मैग्नीशियम सल्फेट को छोड़ेगा नहीं और रिएक्शन में कोई भी चेंज नहीं होगा, है ना। अदरवाइज क्या होगा, कॉपर का कलर जो होता है वो लाइट होता जाएगा, यानी लाइट ब्लू होता जाएगा, और वो जिस पर डिपॉजिट हो रहा है उसका कलर डार्क हो जाएगा। ठीक है, तो ये कलर से रिलेटेड जो ये टॉपिक है इसमें मिलेंगे। डबल डिस्प्लेसमेंट बहुत इजी रिएक्शन है। सपोज करो हम ZnCl, ये तो मैं बुक के नहीं लिख रही हूँ, आपको बुक की ही रिएक्शन लर्न करनी है और एग्जाम में बुक की रिएक्शन लिखनी है। ये थोड़ा सा टिपिकल है कि जो एग्जाम्पल है आप समझा सकते हो रिएक्शन को। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में, अगर रिएक्शन कंप्लीट और बैलेंस करने के लिए नहीं आता है तो। अदरवाइज बैक एक्सरसाइज में से कंप्लीट और बैलेंस ही आएगा, या सेंटेंस दिया हुआ है आपको उसकी केमिकल रिएक्शन लिखनी है, यही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा 100%। लेकिन फिर भी अगर 2 मार्क्स का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पूछ लेते हैं तो आप मोनो डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट दोनों समझा सकते हो, लेकिन कंडीशन ये है कि जो एग्जाम्पल है वो बुक का ही लिखना है। अब अपनी इच्छा से, जैसे मैं भी लिख रही हूँ, अपनी मर्जी वाला एग्जाम्पल नहीं लिख सकते, बुक में जो दिया हुआ है वही लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ZnCl2 ले लिया हमने और कैल्शियम सल्फेट ले लिया। ठीक है, 2 सॉल्ट्स है, कोई सिंपल जो एटम है मॉलिक्यूल है वो नहीं है, 2 सॉल्ट्स है। अब इसमें क्या होगा, जिंक जो है वो सल्फेट के साथ चला जाएगा तो जिंक सल्फेट हो जाएगा और कैल्शियम क्लोराइड हो जाएगा। यहाँ पर कोई भी आयन और उसमें केमिकल मतलब रिएक्शन जो है वो ऑलरेडी बैलेंस है, लेकिन बिकॉज जिंक डिस्प्लेसेस कैल्शियम एंड कैल्शियम डिस्प्लेसेस जिंक, दैट्स व्हाई इट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, इसका बुक में आपकी अलग एग्जांपल दिया हुआ है। बार बार मैंने ये फोकस किया है कि आपको जो एग्जांपल लिखने हो बुक के ही लिखने, इसलिए आज सबसे पहले आप यही करना है आपको
कि सारी रिएक्शन बुक की एक ही साथ लिख लेनी है, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, है ना। फिर उससे कितना भी ट्विस्ट क्वेश्चन पूछे, कितना भी इजी पूछे, रिएक्शन वही है जो आपने लिखी है ना। तो ये हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट एंड मोनो डिस्प्लेसमेंट। लास्ट सेक्शन बचता है रिडॉक्स रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ये एक पूरा चैप्टर है 11th में। जब आप 11th आओगे केमिस्ट्री में तो आपको ये पूरा चैप्टर मिलेगा। रिडॉक्स रिएक्शन सिंपल रिएक्शन नहीं होती है, लेकिन हमारी बुक में हम लोगों को एकदम सिंपल वे में समझना है क्या होती है ना। तो हम अगर समझते हैं तो ऑक्सीडेशन क्या होती है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, दैट्स ऑल, खत्म होगी बात। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, किसी भी कंपाउंड में अगर ऑक्सीजन ऐड होती है तो वो रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। सिंपल रिएक्शन, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड, है ना। मैग्नीशियम में ऑक्सीजन ऐड हो रही है इसलिए ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन सॉरी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। जब आप 11th में इस चैप्टर को पढ़ोगे तब तो ये पता चलेगा कि जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती हैं सारी ऑक्सीडेशन रिडक्शन होती है, चाहे उसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन हो या नहीं हो, है ना। तो वो 11th का सेक्शन है कि ऑल रिएक्शंस आर रिडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि वहां पर हम ये बहुत छोटी बात है, इसको आप किसी भी छोटे स्टैंडर्ड के बच्चे को पूछोगे तो वो भी ये बता देगा कि यहाँ पर क्योंकि ऑक्सीजन ऐड हो रही है इसलिए इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे। ऐसे ही हाइड्राइड बनने की प्रोसेस होती है कैल्शियम हाइड्राइड, ठीक है। हाइड्रोजन ऐड हो रही है इसलिए रिडक्शन है। इसीलिए हम यहाँ तक 10th स्टैंडर्ड में यही पढ़ते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, और उसका रिवर्स रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, है ना, इज, तो ये दोनों डेफिनेशन मिला के क्या बन जाता है, ऑक्सीडेशन बन जाता है। अब हमारी बुक में जैसे सपोज करो कि एग्जाम्पल दिए हुआ है, ये कोई एग्जाम्पल दिया हुआ होगा शायद कि कॉपर ऑक्साइड है और यहाँ पर इसका ब्रेकडाउन हो गया और या ये कॉपर की हाइड्रोजन से रिएक्शन करती है और ऐसा हो गया, है ना। अब सिंपल रिएक्शन दी हुई है, इसमें ऐसा ही एग्जाम में पूछा हुआ है कि किसका रिडक्शन हो रहा है और किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो एकदम सिंपल है, ये लास्ट ईयर ही पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप रेफर करना। कैल्शियम होगा या कॉपर होगा, कैल्शियम भी हो सकता है यहाँ पर, है ना। कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला भी यही होता है, क्योंकि आपको पता होगा कैल्शियम और कॉपर के ऊपर दोनों के ऊपर +2 होता है, +2 -2 कैंसिल हो जाते हैं तो फॉर्मूला ये बन जाता है। कैल्शियम में भी +2 होता है, ऑक्सीजन -2, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड, है ना। तो ये बुक में शायद कैल्शियम ऑक्साइड है या लाइम है इसको बोलते हैं, तो हम कैल्शियम ऑक्साइड ही ले लेते हैं, है ना। अब इस रिएक्शन में देखो व्हाट इज हैपनिंग इन दिस रिएक्शन, ऑक्सीजन इज रिमूविंग फ्रॉम कैल्शियम, तो ये क्या हो गई, रिडक्शन। और हाइड्रोजन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है इसलिए ये क्या हो गई, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर तो आपको क्लियर दिखाई दे रहा है कि एक रिएक्शन ऑक्सीडेशन भी होती है और रिडक्शन भी होती है, ठीक है। तो रिडक्शन समझ में आ गया, ऑक्सीजन रिमूव हो रही है इसलिए रिडक्शन है, और यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो रही है इसलिए ऑक्सीडेशन है ना। इसके भी आपको बुक के ही एग्जाम्पल करने हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन के। लास्ट टॉपिक है केमिकल रिएक्शन का इफेक्ट्स, यानी अगर आप कोई केमिकल रिएक्शन देखते हो तो आपने एक तो इफेक्ट पढ़े कि कलर चेंज हो रहा है, स्टेट चेंज हो रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, कम हो रहा है, ये हो गया। लेकिन हमको यहाँ पर इफेक्ट्स में दो चीजें पढ़नी है, और वो भी इफेक्ट किसका पढ़ना है, सिर्फ ऑक्सीडेशन का, जो खराब करता है किसी भी सब्सटेंस को। इसके दो कॉन्सिक्वेंसेस दिए हुए हैं, मीन्स रिजल्ट्स दिए हुए हैं। एक है कोरोजन और दूसरा है रेनिसिडिटी, ठीक है, रेनिसिडिटी भी बोलते हैं इसको। दोनों जो रिजल्ट है वो ऑक्सीडेशन के हैं। एग्जाम में भी आपने ये मिस्टेक की है, रेनिसिडिटी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, अगर ऐसा पूछा है तो आपको पता नहीं क्या क्या लिखा है, सिर्फ ऑक्सीडेशन ही वर्ड लिखना था, क्योंकि दोनों जो रिजल्ट है वो ऑक्सीडेशन के ही हैं। कोरोजन में क्या होता है, कोई भी मेटल ऑक्सीडेशन के ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आके वाटर के प्रेजेंस में सॉल्ट बनाती है, या सॉल्ट भी नहीं उसको रस्ट कहते हैं, तो रस्ट फॉर्म होता है तो कोरोजन होता है। और रेनिसिडिटी में क्या होता है, ऑयल एंड फैट्स, है ना, कोई भी ऑयल एंड फैट्स होते हैं वो
ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, यानी बहुत टाइम तक, लॉन्ग टाइम तक अगर खुले रहे या ऑक्सीजन अंदर चली जाए तो उनका डिटोरेशन हो जाता है, उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है और एक वो स्मेल प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट में बदल जाते हैं, है ना। और उनकी जो कंसिस्टेंसी होती है वो भी थिक हो जाती है, ठीक है। तो ये रेनिसिविटी होता है और ये कोरोजन होता है। दोनों को प्रिवेंट करने के लिए आप क्या करोगे, रस्टिंग यहाँ पर मेटल के लिए अलग सब्सटेंस है, लेकिन ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करने के लिए जो सब्सटेंस यूज होते हैं उनका नाम होता है एंटीऑक्सीडेंट। इजी में इजी क्वेश्चन ये हो जाता है, व्हाट आर एंटीऑक्सीडेंट्स? टू प्रिवेंट और टू prevent oxidation of substances, some chemicals are used that are known as antioxidant, है ना। ये एंटीऑक्सीडेंट कॉस्मेटिक्स भी हो सकते हैं जो बॉडी में यूज करते हैं, या बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा कोई ऑक्सीडेशन की वजह से कुछ प्रॉब्लम हो रही हो तो भी एंटीऑक्सीडेंट्स लिए जाते हैं। तो मेडिसिन में भी यूज होते हैं, लेकिन वर्ड का मीनिंग है विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो एंटीऑक्सीडेंट्स यूज होते हैं। इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट्स यूज होते हैं उनमें एक एग्जांपल दिया हुआ है पैकेट फूड का, जिसमें नाइट्रोजन गैस फिल की हुई होती है ताकि जो अंदर ऑयली सब्सटेंसेस है या फ्राइड जो फूड है वो स्पॉइल ना हो जाए विद इन कांटेक्ट विद ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये दोनों जो टॉपिक है इन पे भी क्वेश्चन आ सकता है। केमिकल रिएक्शन में मैंने आपको बताया लास्ट के जो 3 पेजेस है वो अब सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे मैंने बोला है कोई 1 मार्क का क्वेश्चन MCQ ऐसा हो जाता है तो आप ये जाके क्लेम नहीं कर पाओगे कि ये तो सिलेबस में था ही नहीं, इसलिए हम पूरा चैप्टर कर लेते हैं। सबसे इजी चैप्टर है पूरे 4 चैप्टर्स में से। तो ये इफेक्ट्स में ये करना है, और अगर एग्जांपल पूछे तो आपको यही लिखना है, कोरोजन इज एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन, है ना, क्योंकि वहां पर मेटल ऑक्साइड बनते हैं। दोनों जो रिएक्शन है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होती है, इसलिए जो इफेक्ट है, इफेक्ट वाला जो टॉपिक है वो सिर्फ ऑक्सीडेशन के इफेक्ट वाला ही दिया हुआ है, ठीक है। तो इतना काम आपका हो गया कि आपने ये चैप्टर को अब लास्ट की बार पढ़ना है, जिसके बाद डायरेक्ट एग्जाम में ही पढ़ना है, मींस जब आपके रेगुलर रिटन टेस्ट स्टार्ट होंगे तभी पढ़ना है। लेकिन आज के लिए आपका ये काम है कि जो अभी तक किसी ने नहीं किया होगा कि पूरी जो केमिकल रिएक्शन है वो आपको सेपरेटली लिख लेनी है, और 4 जैसे मेजर टॉपिक्स में हमने इसको कन्वर्ट किया है वैसे 4 मेजर टॉपिक्स में आपको इसको कन्वर्ट करके ही पढ़ना है। ओके स्टूडेंट्स, व्हाट यू हैव लर्न वाला जो सेक्शन है वो भी करना होता है। मैंने हमेशा फोकस किया आपको उस पर कि वो जो सेक्शन है लास्ट की जो समरी होती है और जो बैक एक्सरसाइज होती है आपका मोस्टली पेपर उसी में से बन जाएगा, है ना। तो अभी हमारा जो एम है बोर्ड स्कोर करना वो यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।